तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का न्यू कोर्स। इससे पहले हमने 9th क्लास के ऑल आर्ट्स के जो भी सिलेबस हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट कर दिए हैं। 10th का भी न्यू कोर्स शुरू कर दिया है और हमारे साथ अब नए टीचर जो जुड़ गए हैं साइंस के लिए, जो कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ाएंगे। सोनू सर, जो कि कल ही उनका हमारे चैनल पे आना हुआ। तो जो भी बच्चे हैं 10th तक उनका साइंस पार्ट वो कवर करेंगे और मैं 9 से 12 तक आर्ट्स का पार्ट कवर करूँगा। तो आज 12th का फर्स्ट चैप्टर का पहला वीडियो होगा पॉलिटिकल साइंस का, और होप कि 6 महीने के अंदर आपका जितने भी आर्ट्स के सिलेबस में हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, उसको मैं कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए कि हमें क्या पढ़ना है पहले चैप्टर में। तो 12th में 2 बुक हैं, एक इंडिया वाली बुक है और एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक है। तो हम शुरुआत करते हैं इंडिया वाली बुक से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पहले चैप्टर का नाम, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो आपको मैंने पहले ही आपके स्क्रीन पे दे दिया है कि आपको कौन कौन से पॉइंट को पढ़ना है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। लगभग इतना ही पॉइंट आपके बुक में भी है, तो बुक छूने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जब मैं पढ़ाऊँगा अपने नोट्स पढ़ाऊँगा, अपने तरीके से बनाए गए नोट्स पढ़ाऊँगा। सो पहला जो पॉइंट होगा हमारा, राष्ट्रवाद की जो चुनौतियाँ हैं, नए राष्ट्र की 3 चुनौतियाँ जो थी हमारे पास, क्या क्या थी उसे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे विभाजन जो हुआ, लोग विस्थापित हुए, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हुए, उसके बाद वहाँ पे जाके उन्होंने वास किया, जिसको पुनर्वास कहते हैं, वो देखेंगे। विभाजन की प्रक्रिया को भी हम लोग समझेंगे, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण बना जो करना ही पड़ा विभाजन। उसके बाद विभाजन का करने के उपरांत जो परिणाम हुए, किस पे कितना इफेक्ट पड़ा, वो हम देखेंगे कि कैसे कैसे घटनाएं हुई। उसके बाद हम देखेंगे महात्मा गांधी की शहादत क्यों हो गई विभाजन। छठा पॉइंट होगा सरकार का क्या नजरिया था रजवाड़ों के प्रति, कि कैसे उनको मिलाना है, कौन कौन से उन्हें लोभ देना है, लोभ देकर हमने रजवाड़ों को मिलाया। बाद में जाके धीरे धीरे जाके उनके जो भी अधिकार दिए गए उन्हें हटा दिया गया, कि इंडिया के अंदर जितने भी राज्य होंगे, जितने भी जुड़ेंगे, सभी को बाद में जाके बराबर कर देगा। पहले कुछ रजवाड़ों को कुछ कह सकते हो उन्हें विशेष अधिकार दिया गया था कि आपके पास इतना पावर होगा, इतनी शक्तियाँ होंगी, चाहे आप अपने एरिया में ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। धीरे धीरे लेकिन वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई। 1972 के आसपास जो भी रजवाड़ों को दी गई थी, इंदिरा गांधी ने उसे ख़त्म कर दिया। उसको प्रिवी पर्स बोलते थे। रजवाड़ों का विलय कैसे हुआ, नहीं हुआ, वो सब हम पढ़ेंगे कि हैदराबाद के बहुत सारे रजवाड़े थे जो आज़ादी के तुरंत बाद भारत में विलय हो गए, लेकिन बहुत से रजवाड़े ऐसे थे जो कि स्वतंत्र रहना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज़ ने कह दिया था कि आज़ादी के बाद, अंग्रेज़ों ने क्या कहा था, आज़ादी के बाद जो है या तो रजवाड़े भारत में मिल जाए या तो पाकिस्तान में मिल जाए, अदरवाइज़ वो चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ठीक है, तो कैसे विलय हुआ बहुत सारे रजवाड़ों का, जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रजवाड़े थे। ठीक है, तो राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, ये सब चीज़ हम फर्स्ट चैप्टर में कम्प्लीटली पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का एपिसोड होगा, मैक्सिमम 4 एपिसोड होंगे, 4 एपिसोड में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, नए राष्ट्र की चुनौतियाँ क्या क्या थी। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ क्या थी, आपको पता होगा कि प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। आज़ादी के बाद जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अभी चुनौती आपको नहीं बताया गया है, पॉइंट वाइज में बताऊंगा अगले पेज में। तो 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि जब देश आज़ाद होने वाला था, हिंदुस्तान आज़ाद होने वाला था, ब्रिटिश भारत जब 2 टुकड़े में बंटने वाली थी, उस रात में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ, लेकिन बंटवारे के साथ आज़ाद हुआ। आज़ादी कैसे मिली, बंटवारों के साथ। और उसी रात में संविधान सभा में एक विशेष सत्र को बुलाया गया, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित करते हुए एक प्रसिद्ध भाषण दिया जिसका नाम ट्रस्ट विद डेस्टिनी रखा गया।
ठीक है, जिसको हिंदी में भाग्य वधु से चीर प्रतिरक्षित भेंट कहते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में संविधान सभा के जो विशेष सत्र बुलाए गए थे, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने जो संबोधित किया, उस प्रसिद्ध भाषण को क्या कहा गया? तो ऑप्शन में ट्रस्ट विद डेस्टिनी भी हो सकता है, भाग्य वधु से चीर प्रतिरक्षित भेंट भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ से आपको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में या सिंगल मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब हमारे पास जो चुनौतियाँ थी वह कौन कौन सी चुनौतियाँ थी? आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर विभिन्न जातियाँ थी, धर्म थी, बहुत सारे रंग रूप के लोग थे, भाषा के लोग थे, संस्कृति बहुत सारे तरीके के हमारे देश में थी। अब उन सभी धर्म, रंग रूप, भाषा, जाति लोग को एक सूत्र में कैसे बांधा जाए जिससे हमारा देश टुकड़ों में ना बटे, जिसमें एक ऐसा देश एकता का सूत्र बांधा जाए जिसमें सभी विविधता यानी सभी जाति के लोग, धर्म के लोग, भाषा के लोग, संस्कृति के लोग एक समान रूप से रह सके, उन्हें जगह मिल सके। तो हमारे पास ये चुनौतियाँ थी पहला। ठीक है, दूसरा क्या चुनौती था कि लोकतंत्र किस तरह से हम कायम रखें। लोकतंत्र तो हमारे जिस दिन से आज़ाद हुए, जिस दिन से हम लोग ने संविधान को लिया, उस दिन से हम लोग आज़ाद हो गए। अब किस तरह से उसे कायम रखें, ऐसा ना हो कि बाद में जाके धीरे धीरे हम फिर से गुलाम हो जाए। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3, विकास का ऐसा प्रारूप चुनने का हमारे पास एक चुनौतियाँ थी, जिसमें जो भी छोटे गरीब तबके के लोग हो, अमीर तबके के लोग हो, सभी वर्ग के लोगों के लिए भलाई हो, ना कि सिर्फ पूंजीपति वर्ग के लिए यानी विशेष तबके के लोग के लिए भलाई हो, ऐसी विकास का एजेंडा या प्रारूप नहीं अपनाना था। हमारे पास ये 3 चुनौतियाँ थी कि किस तरह हम एकता के सूत्र में सभी रंग रूप जो भाषा संस्कृति के लोग थे, सभी विविधताओं के लोग थे, उनको सभी को समान जगह दे, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम, ना किसी के प्रति आप भेदभाव होना चाहिए। किस तरह लोकतंत्र को कायम रखे, विकास का ऐसा प्रारूप अपनाना था जिसमें सभी समाज वर्ग के जितने भी लोग हैं सबका भला हो, ना कि किसी एक विशेष यानी पूंजीपति वर्ग या अमीर वर्ग का हो। ठीक है, तो ये चुनौती थी। आपसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में जरूर पूछा जाएगा कि नए राष्ट्र के 3 चुनौतियाँ कौन कौन थी, तो आपको ये 3 लिखना है। तो इससे पहले आप ये लिखेंगे भारत आज़ाद कब हुआ, यानी भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद भारत पूर्ण तरीके से मजबूत नहीं थे, उनके पास बहुत सारी चुनौतियाँ थी जो कि निम्न है, 1 2 3 ऐसे आप लिखोगे। ठीक है, तो किस तरह लिखना है वो एग्ज़ाम के समय हम बताएंगे विशेष रूप से। चलते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास है। तो आपको पता होगा कि 14 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र अस्तित्व में आया। 14 अगस्त इसीलिए कि 14 अगस्त और 15 अगस्त के मध्य रात्रि में विभाजन किया गया था। ठीक है, अब देखो भारत 2 भाग में बटा। ब्रिटिश भारत पहले कहलाते थे, अब यहाँ से 2 भागों में बांटा गया ब्रिटिश भारत को। 15 अगस्त 1947 को या 14 अगस्त 1947 को, हम लोग पूर्णतः आज़ाद जब हुए थे वो 15 अगस्त 1947 को हुए। तो ब्रिटिश भारत को 2 भाग में बांट दिया गया, एक भारत एक पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान को भी 2 भाग में बांटा गया, एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, हमारे वॉइस को सुन रहे होंगे तो इसी तरह आपको नोट्स बनाना है, ताकि आप जब आप डायग्राम बनाते हो तो आपको अच्छा बेहतर नंबर मिलता है एग्ज़ाम में। तो डायग्राम बनाना, ऐसा नहीं ब्रिटिश भारत को आगे में भारत पाकिस्तान लिख दो, पाकिस्तान का पूर्वी। जब आप ऐसे ऐसे करके डायग्राम बनाते हो तो आपको बेहतर नंबर, एग्जामिनर जो भी होंगे कॉपी चेक जो भी करेंगे वो नंबर अच्छे देते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत को 2 भाग में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान, और पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में। ठीक है, देखेंगे कि जो मुस्लिम लीग था, मेनली मुस्लिम लीग के कारण ही देश जो है 2 टुकड़ों में बटी, और बहुत सारे कारण थे, हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। जो मुस्लिम लीग था वह 2 ही राष्ट्र, आप यहाँ पे 2 ही राष्ट्र कर लेना। ठीक है, मुस्लिम लीग जिसका स्थापना आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप सर्च करके, चाहे आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग जो था उन्होंने 2 ही राष्ट्र सिद्धांत की बात की,
और मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान का पहले मांग किया। ठीक है, किसने किया? मुस्लिम लीग ने। लेकिन जो हमारे भारत में कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस थी, उन्होंने द्वि राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, हमारा देश आज़ाद कर दिया जाए, हमारे देश को बांटा नहीं जाए, सभी मुस्लिम, हिंदू, सिख है जो भी हैं सभी हम एक साथ रहेंगे। लेकिन कुछ लोग जो थे, आज़ादी के बाद उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को मारा। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को ही मारा हिंदुस्तान में, जो पाकिस्तान में हिंदू रहते थे उन्हें भी मारा गया। ठीक है, एक तरह से हम किसी एक को गलत नहीं ठहरा सकते हैं जब बंटवारा हुआ उसके बाद। लेकिन बंटवारे से पहले मुस्लिम लीग की गलती ये थी कि उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग एक राष्ट्र मांगा जो कि पाकिस्तान मांगा। लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि द्वि राष्ट्र सिद्धांत नहीं होना चाहिए, हमारे देश में दो भाग नहीं होना चाहिए, हमारे देश का जो ब्रिटिश भारत है उसे दो भागों में ना बांटा जाए। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुई, यानी आपस में तनाव होना शुरू हो गया। लेकिन किस लिए तनाव होना शुरू हुआ कि एक बोल रहे थे कि दो राष्ट्र ना बनना चाहिए, एक कह रहे थे मुस्लिम के लिए भाई अलग राष्ट्र बनाओ पाकिस्तान। ठीक है, इसीलिए राजनीतिक स्तर पे प्रतिस्पर्धा दोनों में तनाव होना शुरू हुआ। लेकिन अंततः ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश के हाथ में था, हम उनके उपनिवेश थे, सोच सकते हो कि उतने छोटे से जनसंख्या वाले लोग आके हम पे शासन किया, तो शासन कर रहे थे तो उन्हीं का चलना था। तो अंततः ब्रिटिश ने और ब्रिटिश के जो भी अधिकारी थे उन्होंने पाकिस्तान की बात मान ली, यानी कि द्वि राष्ट्र सिद्धांत की बात मान ली। ठीक है, और देश को दो भागों में बांट दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं विभाजन की क्या प्रक्रिया रही। जब तक जिस भूभाग को इंडिया कहते थे उसे भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश भारत को या इंडिया को, ब्रिटिश भारत यहाँ पे होता तो बेहतर होता। जब तक जिस भूभाग को ब्रिटिश भारत कहते थे या ब्रिटिश इंडिया कहते थे, उस भूभाग को भारत और पाकिस्तान के नाम पे बांट दिया गया। अब तय क्या किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन का आधार माना जाए। किसको विभाजन का आधार माना गया? धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन का आधार माना गया। ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है। कहा गया कि जिन इलाकों में मुस्लिम अधिक है, यानी मुस्लिम बहुसंख्यक में है, उन इलाके को हम पाकिस्तान के भूभाग समझेंगे और विशेष जो भी बचेंगे वो भारत का हिस्सा कहलाएगा। लेकिन इसमें क्या था कि मुसलमान जो बहुसंख्यक थे दो क्षेत्रों में थे। ठीक है, एक पूर्व में एक पश्चिम में थे। इसीलिए हमने बताया कि पाकिस्तान भी दो भाग में हो गए, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। वही जो पूर्वी पाकिस्तान है जो कि आज का बांग्लादेश है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज। ब्रिटिश इंडिया यहाँ पे सही लिखा हुआ है क्योंकि आज़ादी से पहले हम लोग इंडिया नहीं थे, ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश का शासन था। में कोई एक भी जगह ऐसा नहीं था जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसा कोई भी एक जगह नहीं था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बहुसंख्यक हो। लेकिन दो इलाके थे जहाँ पे मुसलमान की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में था। इसे देखते हुए क्या फैसला किया गया कि पाकिस्तान के दो इलाके शामिल होंगे। पाकिस्तान में कितने इलाके शामिल किए गए? दो, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज। लेकिन सबसे बड़ी घटनाएं अल्पसंख्यकों की थी। घटनाएं नहीं होना चाहिए यहाँ पे, सबसे बड़ी समस्याएं अल्पसंख्यक की थी। ठीक है, क्यों थी? कि सीमा के दोनों तरफ, यानी जिसको पाकिस्तान बनाया जा रहा था, जिसको हिंदुस्तान बनाया जा रहा था, उन दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाका अब पाकिस्तान होगा वहाँ पे लाखों हिंदू थे, सिख थे। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल जो कि भारत का भूभाग था, वहाँ पे लाखों मुस्लिम थे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अगर मुस्लिम राष्ट्र बनाया जा रहा है पाकिस्तान को, वहाँ पे हिंदू होगी तो उन्हें प्रताड़ित किया जा सकता है। किया जा सकता नहीं है, किया गया। उसे देखते हुए हिंदुस्तान जो बनाया गया, जो सिर्फ हिंदू, कट्टर हिंदू थे कि हिंदुस्तान को भी हिंदू बनाया जाए, हिंदुस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, सिर्फ हिंदू रहेगा, उन्होंने मुस्लिम को प्रताड़ित किया हिंदुस्तान में। ठीक है, तो ये अल्पसंख्यकों की ये समस्याएं थी। ठीक है, वहीं दिल्ली और उनके आसपास के इलाके में मुसलमान की बड़ी आबादी थी। तो आप समझ सकते हैं कि मुसलमान दिल्ली में भी है, पंजाब में, बंगाल में भी, जो कि भारत का अंग है। और जो सिर्फ
हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता होगा, वो मुसलमानों के प्रति कितना अव्यवहार किया होगा, कितना अहिंसा किया होगा, वो आपको समझ आ रहा होगा। अगर हिंदू को मुस्लिम मारते हैं तो उनका बदला लिया गया था, भारत में भी मुस्लिम को मारा गया था, लेकिन धीरे धीरे यह ठीक हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे ही फ्रीडम फाइटर ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का अवहेलना किया, तो उनका सम्मान करना चाहिए। और हमारा देश अब सेकुलर कंट्री है, तो अब तो और सम्मान करना चाहिए, ना कि कोई जाति धर्म पे भेदभाव करना चाहिए। यह सब जितने भी चीज़ हुए, अल्पसंख्यक को अपने घर से निकलना छोड़ दिए और अपने घर में विदेशी बन गए। उन्हें लग रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा अंदर से डर था। क्योंकि आप अगर किसी देश जाओगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा कंफर्ट फील नहीं होता है। उसी तरह जब आज़ादी मिली, जब विभाजन हुआ, तो जो अल्पसंख्यक थे वह अपने घर में ही विदेशी बन गए, क्योंकि वह कंफर्ट फील नहीं कर पा रहे थे। उन्हें मारा जा रहा था, उन्हें उत्पीड़न किया जा रहा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज। अब देखेंगे विभाजन की प्रक्रिया, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट। सन 1947 में विभाजन की वजह से बड़े पैमाने पे एक जगह से दूसरी जगह जो आबादी थी वह आने जाने को मजबूर हो गया। परिणाम विभाजन के बाद क्या क्या हुआ वो देख रहे हैं आप, कि जो 1947 में हमारा विभाजन हुआ, बड़े पैमाने पे लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह आने जाने को मजबूर हुए। क्यों नहीं होंगे मजबूर? क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू रहते थे, हिंदू को वहाँ उत्पीड़न किया जा रहा था, तो हिंदुस्तान आ रहे थे। मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे थे, उन्हें यहाँ उत्पीड़न किया था, वो तो फिर पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान में भाग रहे थे। लेकिन कुछ मुसलमान यहाँ रहे, ठीक है, उन्हें संरक्षण दिया गया, जो सभी धर्मों को इज्जत करते थे, भेदभाव नहीं करते थे। ठीक है, आबादी का आकस्मिक स्थानांतरण, आकस्मिक मतलब अचानक, ठीक है, स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, वह नियोजित और त्रासदी भरा हुआ था। जो अचानक एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे थे, लग रहा था कि किसी तरह योजना बना के नहीं जा रहे हैं। ठीक है, उठे, झोला कमंडल लिए और चल दिए, क्योंकि वह संकट ही ऐसा था, समस्या उनके सामने ऐसा था, और बहुत ही दर्द भरा वह समय था। ठीक है, धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय को लोगों के बेरहमी से पीट रहे थे। ठीक है, यानी कि जो मुस्लिम थे हिंदुओं को पीट रहे थे, हिंदू जो थे मुसलमानों को पीट रहे थे, यानी कि धर्म के नाम पे एक दूसरे समुदाय के विरुद्ध लोग झगड़ा कर रहे थे, मार रहे थे, कत्ल कर रहे थे, लड़कियों का रेप कर रहे थे। समझ सकते हो कितनी गंदी गंदी हरकतें की जा रही थी उस समय। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, और वह सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना शुरू कर दिए। ये सब परिणाम है। ठीक है, कुछ पॉइंट और है, वो भी हम देख लेते हैं परिणाम में। विभाजन के कारण 80 लाख लोग अपना घर बार छोड़कर सीमा के एक साइड से दूसरे साइड उनको जाना पड़ा। 80 लाख लोग, आप आंकड़ा देख सकते हैं, इतने लोग इफेक्टेड हुए। इतने लोग तो एक सीमा से दूसरी सीमा गए, लेकिन अंदर इफेक्टेड तो इससे भी कई ज़्यादा हो गए होंगे। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 10 लाख लोग की जान गई। आप देख सकते हो कि 10 लोग का जान जब भारत पाकिस्तान में बंटवारा हुआ उस समय गया। तो आप सोच सकते हो फिर से अगर देश में ऐसी समस्या होती है तो क्या उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्पसंख्यक ही खामियाजा भुगतते हैं, बाद में जाके बहुसंख्यकों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो अल्पसंख्यक होते हैं वह आतंकवादी बनते हैं, अपने ही गांव, अपने ही देश में माओवादी बनते हैं और अपने देश के लोगों को मारते हैं। ठीक है, तो विभाजन सोल्यूशन नहीं है, शांतिपूर्ण रहना ही एक सोल्यूशन है। वित्तीय संपदा के साथ साथ देख सकते हो आप टेबल कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस की खाद्य यंत्र, इन सभी चीज़ों की बंटवारा कर दी गई। सोच सकते हो ज़मीन का बंटवारा के साथ साथ टेबल कुर्सी का भी बंटवारा हो रहा है। लोग जो हैं मजबूरन शरणार्थी शिविर में रह रहे थे। ठीक है, और सरकारी विभागों और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। आप देख सकते हो कि क्या क्या इफेक्ट पड़े, क्या क्या परिणाम हुए। होप कि आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। और हमारा कुछ लास्ट पॉइंट है, उसे हम देख लेते हैं। भारत के नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था।
आपको पता है कि जो भारत के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे, लेकिन ब्रिटिश ने पाकिस्तान की बात मानकर मुस्लिम के लिए एक नए राष्ट्र का जो है नए राष्ट्र बनाने की मांग को मांग लिया और हिंदू के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग बना दिया। लेकिन हम लोग ने हिंदू मुस्लिम सिख को सभी को जगह दिया अपने देशों में। तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था और इसका मुख्य रूप से अपने उपनिवेशिक भारत में जो मुसलमान थे उनके हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। मुस्लिम लीग किस लिए बनाया गया था? जो उपनिवेशिक भारत थे वहाँ पे जो भी मुसलमान थे उनके हित की रक्षा करें। लेकिन मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की भी मांग करना शुरू कर दिया, उस पर जोर देना शुरू कर दिया। विभाजन के बाद 1991 में भारत की कुल आबादी में जो है 13% यानी 13% 100% में 12% जो है मुसलमान रहने लगे, मुसलमान थे। ठीक है, भारत की कौमी सरकार, भारत में जो भी सरकार थी, उनके अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने में समर्थ रहे, चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर कहे तो मुसलमान को हमने इज्जत दिया, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं को बेरहमी से मारा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को नहीं मारा गया, लेकिन ये सब चीज़ सही नहीं था। अपने फ्रीडम फाइटर की बात को मानना चाहिए था। उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का अवहेलना किया, विरोध किया, तो हमें भी करना चाहिए था। अब खान अब्दुल्ला गफ्फार खान के बारे में थोड़ा बता दिया जाता है कि ये भी एक मुसलमान थे और यह भी द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध करते थे। इनका नाम इन सभी चीज़ों से पुकारा जाता है। इन सभी चीज़ों से पुकारा जाता है मतलब सीमांत गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटायर गांधी और बादशाह गांधी भी कहा जाता है। और इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो वीडियो के साथ करते हैं। वीडियो कैसा लगा? यह पहला वीडियो था, क्या समझ आया, हाँ या नहीं में आप हमें आंसर देना, और क्या वीडियो को कंटिन्यू करें 12th का। तो अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो के साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।